तो अब आईएमईटी सब्जेक्ट में हम लोग इसका ये पढ़ेंगे, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बैरियर्स मतलब बाधाएं क्या क्या आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी, जैसे कि थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बैरियर्स एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, टू रन एनी एंटरप्राइज सक्सेसफुली वन हैज टू ओवरकम मैनी कॉन्स्ट्रेंट्स, द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर एज फॉलोज। हमारे कौन कौन से एंटरप्राइज सक्सेसफुली होने के लिए हमें क्या क्या वैसे बैरियर्स आते हैं, और सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स है हमारे टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स। पहला है टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स। तो ओनर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट इज एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट एबल टू यूज न्यू मशीन्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। जो ओनर मालिक होते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्री अगर ओपन करते हैं तो उनको ये बैरियर आता है सबसे बड़ा कि वो नॉट एबल टू यूज न्यू मशीन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी कमिंग टू मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्री। ठीक है, वो ये सब चीज़ें परचेज नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा they are also not able to bring continuous improvement in their manufacturing process। ठीक है, वो continuously improve नहीं कर पाते अपनी manufacturing process में। such technical constant affects the quality of the product and the product does not get the expected success in the market। इन सब चीज़ों, इन constants के कारण ये आप वो success नहीं कर पाते मार्केट में। एक तो ये आता है टेक्निकल कॉन्स्टेंट हमारा। देन आता है दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल कांस्टेंट। फाइनेंशियल कांस्टेंट आप सब जानते हैं कि वो कॉस्टिंग से आती है। फाइनेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द ऑपरेशन ऑफ एनी स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है और लार्ज स्केल होती है, दो तरह की होती है ना। स्मॉल स्केल में आपका फाइनेंस कम करना पड़ता है इंडस्ट्री ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कांस्टेंट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेल टू मेंटेन द लेवल ऑफ क्वालिटी दैट लार्ज इंडस्ट्री कैन इजीली अचीव। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं वो उस मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसका क्वालिटी को, जो आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उसको इजीली अचीव कर लेती है, क्योंकि उनके पास, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत सालों का होता है, बड़े लेवल पे हो चुका होता है उनका, तो वो लोग ज़्यादा अचीव कर लेते हैं ईजिली, क्वालिटी भी अच्छी दे देते हैं। एज अ रिजल्ट दे फेल बिहाइंड इन द मार्केट एंड ओनली मीट द नीड्स ऑफ लिमिटेड सेक्शन ऑफ द मार्केट। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनको वो फेल हो जाते हैं मार्केट में और उसका उनको मीट नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड नीड्स होती है उनकी, जो रिक्वायरमेंट सेक्शन में वो लिमिटेड रहती है उनकी मार्केट में। देन आता है आपका थर्ड पॉइंट, लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा अमाउंट कॉस्टिंग ज़्यादा आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी, इनको कैपिटल लगता है काफ़ी सेटिंग अप करने में। एंड एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट ऑल हिज हर कैपिटल इन द इंडस्ट्री। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो ओनर होता है, वो इन्वेस्ट अपना सारा कैपिटल या मनी जो भी कह लो, वो पूरा इंडस्ट्री में लगा देता है। एज वेल एज बोरोज मनी फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। वो उधार भी लेता है पैसे अलग अलग सोर्सेज से, सच एज बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मनी लेंडर। मनी लेंडर वो होते हैं जो लैंड मतलब उधार देते हैं पैसे, मनी लेंडर्स। और रिलेटिव्स एंड इन्वेस्ट इन द रिलेटिव इंडस्ट्री, सॉरी। तो वो रिलेटिव से भी लेता है और इन्वेस्ट करता है वो सारा मनी अपना इंडस्ट्री में। अब इसमें क्या, रिलेटिव से लेता है या बैंक से लेता है, तो उसमें इनका इंटरेस्ट लगता है, जो ब्याज होता है ना, जितना पैसा आपने लिया है उस पर ब्याज लगता है। तो ब्याज ही ब्याज में उसका होते होते वो बर्बाद हो जाता है जब अगर उसका सक्सेस ना हो उसको। विच हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू पे। देखो पाता नहीं, उसको इंटरेस्ट बहुत देना पड़ेगा जो आपने पैसा लिया है लोन बैंक से। इन सच सिचुएशन if the industry does not get the expected success in the initial year। अब इस केस में क्या है, अगर इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेशन जो थी सक्सेस होने की उस तरह से नहीं हो पाता इनिशियल ईयर, मतलब शुरुआत में ही ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, देन द एंटरप्रेन्योर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जो बिजनेस जिसने किया है स्टार्ट वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपका एक्सपेक्टेड जो थी उसको वो उसमें भी उसका नुकसान हो जाता है।
एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू बियर द लॉसेस। उसमें एंटरप्रेन्योर जो होता है, इफ द एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू बियर द कैपेबिलिटी टू बियर लॉसेस, अगर उसमें क्षमता है ओनर में झेलने की, द सिचुएशन में वर्सन टू सच एन एक्सटेंट दैट द इंडस्ट्री में हैव टू शट डाउन ड्यू टू द लॉसेज। अब उसको उस केस में क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। आवाज आ रही है मेरी यशवी? ओके ओके। तो इन सच आ सिचुएशन इट इज नेसेसरी फॉर द एंटरप्रेन्योर टू बी मेंटली साउंड। इस केस में उसको एंटरप्रेन्योर को मेंटली दिमाग से बिल्कुल साउंड होना चाहिए, मतलब सक्षम होना चाहिए कि ऐसे केस में वो संभाल सके अपने आप को। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट, फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट। यूजली अ स्मॉल इंडस्ट्री इज सेट अप बाय 1 और 2 to 3 इंडिविजुअल। ज़्यादातर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट जो होते हैं 2 या 3 इंडिविजुअल्स अलग अलग मिलके लोग सेटअप करते हैं। कोई भी अगर आप एंटरप्रेन्योर बिजनेस आपको सेट करना है तो ऑल द वर्क ऑफ द इंडस्ट्री सच एज परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग, सेल्स, वेयर हाउसेज वो होता है जो वहाँ पे आप अपना रॉ मटेरियल स्टॉक में रखते हो, एक्सेट्रा आर परफॉर्म बाय द एंटरप्रेन्योर। ये सब चीज़ें आपको परफॉर्म करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज नॉट सच दैट दे कैन एम्प्लॉय स्पेसिफिक पर्सन लाइक परचेजिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। इन सब चीज़ों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है ना, ये अलग से अलग अलग पर्सनस को नहीं हायर कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे सेलिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन है लार्ज स्केल पर, वो लोग तो अलग अलग सेलिंग के लिए एक अलग रखते हैं पर्सन, परचेजिंग के लिए अलग ह्यूमन रिसोर्स रखते हैं, प्रोडक्शन के लिए अलग होता है, फाइनेंस के लिए अलग होता है। तो वो तो बियर कर लेते हैं इतना हर एक को सैलरी दे के, लेकिन स्मॉल स्केल के जो है वो लोग इतना बियर नहीं कर पाते हैं कि अलग अलग उस पर वो लोग रख पाएँ। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल दीज टास्क लाइज विद द एंटरप्रेन्योर। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की होती है और समवन एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है, या किसी के द्वारा रखा है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट कॉजेज डिसरप्शन इन द ऑपरेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो नॉट गुड। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका डिसरप्शन हो जाता है और ऑपरेशन जो आपने किया है वो सब लॉस में चला जाता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी दिन पर दिन गिरती जाती है और उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, इज नॉट ऑल्सो गुड। अब आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है ना, वो हमारी फर्म होती है। फर्म का नाम, किसके नाम से फर्म चलानी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सेटअप करनी है तो उसमें आपको फर्म पहले बनानी पड़ेगी और फर्म के नाम से ही सारे आपके चेक वगैरह मिलते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप लेनी ही पड़ती है। अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु रन द इंडस्ट्री बाय कलेक्टिंग मनी यूजिंग लेबर एंड मशीन्स आर कॉल्ड द ओनर। वो पर्सन या ग्रुप या जो कोई पीपल जो रन कर रहा है इंडस्ट्री बाय कलेक्टिंग मनी, पैसे ले रहा है। अब पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, मनी कहाँ से आ रहा है कि वो किसी को रॉ मटेरियल अपना लेके कोई नया प्रोडक्ट तैयार करके वो माल को कहीं बाहर सेल कर रहा है, तो उसके पास उस सेल करने का उसके एवज में उसको पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी। और लेबर यूज कर रहा है, यूजिंग लेबर को वो जब प्रॉफिट में आएगा तब लेबर को देगा पैसे, तो वो होता है आपका ओनर या एंटरप्रेन्योर ऑफ द इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर ऑफ द इंडस्ट्री। दे आर पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द इंडस्ट्री। अगर ये एंटरप्रेन्योर आपका प्रोप्राइटरशिप आपने लिया है, प्रोप्राइटरशिप बहुत तरीके से होती है, या तो इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल ओनर होता है, अकेला वही पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है और फिर उसको रन कराता है। अब उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो उसी का होगा। दूसरा प्रोप्राइटरशिप होती है हमारी पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में अगर करते हैं तो दो लोग मिलकर अपना अपना आधा आधा पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट होगा तो दोनों को होगा और लॉस होगा तो उन दोनों पार्टियों को, ओनर्स को होगा। तो हैविंग सफिशिएंट कैपिटल इज ऑफ अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन रनिंग एनी इंडस्ट्री। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है कि सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए ऑफ रनिंग एन इंडस्ट्री। इफ द कैपिटल फॉर द इंडस्ट्री इज सेट अप बाय एनी वन इंडिविजुअल, अगर इंडस्ट्री जो है
कैपिटल जो है वो आपका इंडस्ट्री में सेटअप किया है वो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा हुआ, इट इज कॉल्ड, उसको बोलेगा सोल और इंडिविजुअल ओनरशिप। जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर पैसा उसने लगाया है तो उसको बोलेंगे सोल या फिर इंडिविजुअल ओनरशिप। इफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन भी उसमें जॉइंट में कर सकते हैं प्रॉपर्टीशिप में, तो उसमें आपका इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा ओनर हैं, इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप में रखा जाएगा। अ फर्म मे बी कॉल्ड एन ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन विच कंबाइंस द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। अब फर्म जो होती है ऑर्गेनाइजेशन पे विच कंबाइंड, जिसमें कंबाइंड होती है सारी चीज़ें, लेबर हुआ, मटेरियल हुआ, मशीन्स हुआ इन अ प्लांट टू डू प्रोडक्शन वर्क और सर्विस वर्क एंड मेक अ प्रॉफिट। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा और कुछ काम होगा। तो द टाइप ऑफ ओनरशिप ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। टाइप ऑफ ओनरशिप जो है वो डिपेंड करता है किस पे, द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। आपका साइज और नेचर, किस तरह का मतलब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, नेचर से मतलब किस तरह का है आपका, कि ऑनलाइन का है या ऑफलाइन का है या रॉ मटेरियल को लेके आप प्रोडक्शन तैयार कर रहे हो, किस टाइप का, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ओनरशिप किस तरह की फर्म होनी चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है। मार्केट राइवलरी एंड द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, आपका इसका फ्यूचर और मार्केट में कैसा होगा प्रोडक्ट का फ्यूचर, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है वो आपका फर्म पे, फर्म किस टाइप की होगी। अब आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसके पहले जो है 4th पॉइंट द डिजायर्ड कैपिटल मीन्स, ये छोड़िए तो उसका वैसा पार्ट है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए हमारा। अब ये आप इसमें डायग्राम देख रहे हैं तो जूम कर देता हूँ मैं। तो एक तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो गया जिसमें क्या इंडिविजुअल ओनर होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा इंडिविजुअल के नीचे है पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट आपकी एंटरप्राइजेज आती हैं, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेज, इसमें क्या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कवर करती हैं टाइप्स ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हमारे कौन से हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैच्यूटरी बोर्ड, कमीशन, इनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहा जाता है, ठीक है। ये भी एंटरप्राइजेज ही हैं लेकिन अलग अलग टाइप के आपके ये एंटरप्राइजेज हैं। अब इसमें 1.3 का बी पार्ट में है इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे आसान और पुराना तरीका है बिजनेस को, बिजनेस का तरीका है, फॉर्म एक टाइप का है। इन दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज द इंडिविजुअल मतलब ऑनर जो है, एंटरप्रेन्योर सप्लाइज द इंटायर कैपिटल, उसको सप्लाई करना पड़ेगा पूरा इंटायर जितना भी कैपिटल है उसको अपना पूरा लगाना पड़ेगा। ही शी ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस द बिजनेस हिमसेल्फ, उसको अपना ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा और मैनेज भी करना पड़ेगा बिजनेस अपने आप ही अकेला, उसकी कोई हेल्पफुल नहीं होगा उसमें। एंड टेक्स द इंटायर रिस्क, उसको अपना इंटायर रिस्क, पूरा रिस्क भी होगा उसमें, अगर लॉस होता है तो पूरा उसी का रहता है। द इंटायर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर ऑफ द डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड वर्किंग बिलोंग्स टू हिम और हर एंड ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर ऑफ हिज हर ओन, जितने भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की सारी उसकी होंगी, प्रॉफिट और लॉस को कवर करती हुई, ठीक है। फिर अब कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या होती है हमारी इसकी सिंगल ओनरशिप की। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल ओनरशिप आर इट इज होली ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल एंड द ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ द इंडस्ट्री, ये सारा उसकी जिम्मेदारी होती है सिंगल इंडिविजुअल की, एंड द ओनर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, there is unlimited liability। The third point है the sole proprietorship remains on capital, जो proprietorship है वो अपने कैपिटल पे ही डिपेंड रहता है। The capital is managed by the owner himself, जो उसने पैसा लगाया है वो
खुद ही मैनेज करता है ओनर, एंड कैन बी लोन एज नीडेड, उसने कोई लोन भी लिया तो वो भी उसको लेना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है, इट रिमेन्स फ्री फ्रॉम द लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटी से वो फ्री रहता है। लीगल फॉर्मेलिटी आपकी यही होती है, जैसे कि पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ होती हैं कि ये पार्टनरशिप खत्म होगी तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा, या उसने आधा पैसा लगाया है कैपिटल तो उसको कितना रिटर्न करना पड़ेगा, ये लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती है पार्टनरशिप में। तो ये वो फ्री रहता है लीगल फॉर्मेलिटी से अगर वो इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। एज अ बिजनेस हैज अ सोल मैनेजमेंट, द ओनर कैन मेक चेंजेस एट हिज हर विल, अगर बिजनेस में उसको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकता है, जबकि पार्टनरशिप में उसको ऐसा नहीं कर पाएगा, उसको अपने पार्टनर से डिस्कस करना पड़ेगा और उसकी सहमति उसमें ज़रूरी होती है। देयर इज़ अ फ्रीडम टू शट डाउन द इंडस्ट्री, उसमें फ्रीडम भी होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को कभी भी बंद कर सकता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकता हो। द स्कोप ऑफ वर्क इज लिमिटेड, स्कोप ऑफ वर्क उसका लिमिटेड रहता है क्योंकि वो अकेला है, उससे ज़्यादा वो पैसा ऑलरेडी लगा चुका है, उस पर इतना नहीं होता, लोन लेके भी थक गया है तो वो कहाँ तक करेगा, तो स्कोप भी उसका लिमिटेड रहता है। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, द ऑनर रिमेन्स मोर satisfactory under the following circumstances, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, द ओनर रिमेन्स मोर सेटिस्फैक्ट्री अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, क्या क्या है वो, फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस विच रिक्वायर्स लेस कैपिटल एंड विच अ पर्सन कैन रेज, जिसमें कि अब इसमें क्या है आपकी फायदे, एप्लीकेशन क्या क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस में आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा, इन विच पर्सन कैन रेज बढ़ सकता है आगे पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्शियल शॉप्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारी आप फायदे हैं जिसमें आदमी आराम से अपना लगा सकता है इंडिविजुअली। सेकंड पॉइंट है वेयर देयर इज नो फियर ऑफ एक्सेसिव रिस्क, जहाँ पे वो डरेगा एक्सेसिव रिस्क, वेयर ओनली वन पर्सन कैन सी ऑल द मैनेजमेंट वर्क, जहाँ पे एक ही आदमी मैनेजमेंट वर्क को देखेगा, वेयर लोकल मार्केट इज अवेलेबल, जहाँ पे लोकल मार्केट भी अवेलेबल हो। अब एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मेजर एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, सिंपल एंड इजी, द टाइप ऑफ ओनरशिप इज सिंपल इन नेचर एंड इजी टू मैनेज, ठीक है, ये इजी टू मैनेज हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। और एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स नो टू होम दे आर अकाउंटेबल, उनको भी मालूम होगा कौन अकाउंट देख रहा है और कौन आपका मेंटेन कर रहा है, मेन सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस टाइप ऑफ ओनरशिप हैज मोर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इजीली आप अपने ओनरशिप में मोर फ्लेक्सिबल होता है, जो आराम से चेंजेस कर सकता है मार्केट के हिसाब से कंडीशन जो है। स्मॉल कैपिटल, because it requires less capital, एक मिनट, small capital because of requires less capital, even a qualified person with less resources can establish his her free employment। अब इसमें स्मॉल कैपिटल में अगर आप बिजनेस चलाते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप जो है तो वो उसमें कैपिटल भी कम आएगा और उसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए होती, नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन चाहिए और लेस रिसोर्सेज चाहिए उसमें, कैन एस्टेब्लिश हर या हिज हर फ्री एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, किसी को भी रख लेगा। लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटी, अब लीगल फॉर्मेलिटीज में जैसे बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में वैसे भी कम रहेंगी, इंडिपेंडेंट है तो। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज एंड लीगल फॉर्मेलिटीज डू नॉट हैव टू बी undertaken to establish this type of business, it is only mandatory to take a license of local rights का उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा बस, बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज इसकी बिल्कुल नहीं रहती है, कागज की कार्रवाई कम से कम होती है। क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, इसमें क्या है क्विक डिसीजन भी ले सकता है और एक्शन भी बहुत जल्दी प्रॉम्प्टली होगा। सिंस द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, अब क्योंकि बिजनेस जो है वो एक ही पर्सन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो डिसीजन कैन बी टेकन इमीडिएटली, डिसीजन जो है वो इमीडिएटली टेक ले लिए जाएंगे एंड प्रॉम्प्ट एक्शन कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली, और एक्शन भी उसी हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली वो ले लेगा आराम से। पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर, इसमें पर्सनल अटेंशन भी आराम से कर सकता है कस्टमर्स पर, बिकॉज द बिजनेस इज ऑफ स्मॉल स्केल कैटेगरी, क्योंकि स्मॉल स्केल कैटेगरी है, इट इज पॉसिबल टू फोकस ऑन द कस्टमर्स पर्सनली, आप इसमें कस्टमर्स को पर्सनली भी फोकस कर सकते हो। दिस कैन क्विकली एड्रेस कस्टमर्स
कंप्लेंट्स, इसमें कस्टमर कंप्लेंट्स को भी आराम से देख सकते हैं, एंड सप्लाई देम विद द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इंसेंटिव, इंसेंटिव में आपका है द एफर्ट्स एंड रिटर्न्स बीइंग मेक इन दिस टाइप ऑफ ओनरशिप आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ओनर। इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो डायरेक्टली उसी में होगा, ओनरशिप से होगा। तो विच मोटिवेट्स हिम आर टू ट्राई मोर एंड मोर, मतलब इसमें अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप तो उसी की पावर होगी कि इंसेंटिव वगैरह जो होते हैं वो देना चाहे दे। ही शी हिज ओन डिजायर टू अचीव इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, इकोनॉमी और एफिशिएंसी अपने हिसाब से वो कर सकता है। डिजायर अगर अच्छा होगी तो वो इकोनॉमी कैपिटल वगैरह बढ़ा सकता है। इंसेंटिव में वही आता है आपका, जो लेबर आपके काम कर रही है तो उसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पार्टनरशिप में उसको साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। बेटर लेबर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप लेबर से बहुत अच्छा होता है इसमें। क्यों? ड्यू टू स्मॉल स्केल बिजनेस द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयज इज लेस। अब नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम होंगे इसमें, ड्यू टू विच दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट। अब नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो इजीली वो अपने ओनर से कॉन्टैक्ट में रहेगा, एंड देयर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व क्विकली, उनकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होगी। अगर बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा तो जो ओनर है उसके पास टाइम ही नहीं है और ना मिल पाएगा, तो उसमें लेबर जो है छोटे उसके, तो उनसे कांटेक्ट कर नहीं सकते वो आराम से ओनर से अपने। ड्यू टू गुड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इसमें ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू पार्टनरशिप में। कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत आराम से हो जाती है उनकी, क्योंकि वैसे तो बात नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो है बड़े लार्ज स्केल पे है तो उससे हो नहीं पाती। ड्यू टू विच द वर्कर्स हैव बेटर कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर, उससे क्या होता है ना आपका बेटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ओनर से। सीक्रेसी, सीक्रेसी बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर द कॉन्फिडेंशियली ऑफ द बिजनेस इज मेंटेन्ड एंड ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओनली टू हिम। अब क्योंकि इसमें सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप है तो कॉन्फिडेंशियली भी आपका इसमें बिजनेस में मेंटेन रहता है। कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज इधर से उधर बाहर आसानी से नहीं जाएगी। अब लिमिटेशंस क्या क्या है आपकी? द मेजर लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर एज फॉलोज। लिमिटेड कैपिटल, अब अकेले ही है इसमें बिजनेस में लगाने वाला तो कैपिटल तो उसका लिमिटेड हो जाएगा। डिस्पाइट बीइंग प्रॉफिटेबल समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेंड बिजनेस ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल। अब इसके अलावा प्रॉफिट और बढ़ाना भी चाहे तो बढ़ा नहीं पाता। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड कैपिटल है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है इफ सम रीजन द ओनर इज अनेबल टू पे द लोन टेकन। अब किसी भी कारणवश वो जो ओनर है वो अनेबल हो कि पे नहीं कर पाए अपना लोन को, जो लोन लिया उसने बिजनेस के लिए, द लेंडर कैन ऑक्शन हिज हर बिजनेस और पर्सनल प्रॉपर्टी। अब ऑक्शन कर देता, ऑक्शन मात्र उसका वो नीलामी हो जाती है और उसका वो बिजनेस को नीलाम करके उससे पैसा निकाल लेते हैं। अगर वो उसका जो ओनर है वो अगर उसका पे नहीं कर पाए या इंटरेस्ट नहीं दे पाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिसने उसने कैपिटल लिया है ओनर ने। देयरफॉर सोल प्रोप्राइटर एंटरप्रेन्योर्स हैव अ ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द बिजनेस प्रॉपरली एंड अर्न नेसेसरी प्रॉफिट। इसलिए एंटरप्रेन्योर प्रोप्राइटर जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस को रन करा पाए और उसमें प्रॉफिट कर पाए, प्रॉपरली चला पाए और प्रॉफिट अर्न कर पाए। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं, टफ होता है काफ़ी ये करना। पर्सनल लाइबिलिटी लिमिटेशन, पर्सनल लिमिटेशन, नो सिंगल पर्सन कैन स्पेशलाइज इन ऑल एरियाज। अब एक सिंगल पर्सन है उसने बिजनेस डाला है तो ऐसी कोई गारंटी या ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो हर चीज़ में स्पेशलाइज हो इन ऑल एरिया ऑफ द बिजनेस, सच एज मैनेजमेंट, बाइंग सेलिंग, पब्लिसिटी, फाइनेंस, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। पार्टनरशिप में तो ये होता है कि धीरे धीरे दो तीन लोगों का अपना माइंड चलता है, डिस्कशन होता है, तो वो अपने बिजनेस को सेटअप करने में आसानी पड़ती है कि वो पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, एक बार वो दो लोग मिलकर फाइनेंस भी ले सकते हैं अपने अपने कॉन्टैक्ट से, तो उसमें सही पड़ जाता है। लेकिन इसमें पर्सनल लिमिटेशन अपने रहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें एडवांटेज इनके डिसएडवांटेज में बदल जाता है इनका। इन फ्यूचर इट इज necessary to have an adequate and appropriate organization to expand the scope of business in new areas. अब फ्यूचर इट इज जरूरी हो जाती है कि वो अपने एडिक्वेट अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सके, स्कोप को, बिजनेस को नए एरियाज में।
फिर आता फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ, इफ द ओनर डाइज, अगर मालिक जो है वो खत्म हो जाता है किन्हीं कारणवश से, और इज अनेबल टू वर्क ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारणवश से वो या किसी कारण से वो अनेबल हो जाता है काम करने में। अच्छा, द बिजनेस कम्स टू अ स्टैंड अलोन, आपका बिजनेस वहीं के वहीं रुक जाएगा और उसमें कोई तरक्की नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। इफ देयर इज नो पर्सन हु कैन रन द बिजनेस इन हिज हर फैमिली और ही इज नॉट विलिंग, देन द बिजनेस शट्स डाउन, अगर उसके घर में कोई ऐसा नहीं है जो उसको बिजनेस को रन कर सके तो उसका बिजनेस क्या होगा, शट डाउन, मतलब बंद हो जाएगा। स्मॉल इनकम, फिफ्थ पॉइंट, इवन आफ्टर मार्केटिंग अ कंसर्टेड एफर्ट, इनकम फ्रॉम स्मॉल बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड, आपका स्मॉल इनकम भी होती है, कंसर्न एफर्ट इनकम फ्रॉम स्मॉल बिजनेस में रिमेन्स आपका कमी लिमिटेड रहती है। मैनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आर लॉस्ट, काफ़ी बिजनेस में आपका वो हो जाता है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। कंपटीशन विद बिग बिजनेसेस, इसमें कंपटीशन बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी होता है। ड्यू टू बीइंग अ स्मॉल बिजनेस दे आर अनएबल टू compete विद द बिग इंडस्ट्री ऑफ सिमिलर बिजनेस एंड लैग बिहाइंड। अब इसमें क्या है, कंपटीटर भी आपके बैठे हुए हैं। अगर आपने स्मॉल स्केल का कोई बिजनेस डाला है और उसमें आपका सेम टाइप का कोई बिजनेस कर रहा है सामने वाला और बहुत सालों से कर रहा है, तो वो उसके साथ भी कंपटीशन होता है और आप उसके सामने कंपटीशन में रह पाओ, कंपीट कर पाओ, ये आसान नहीं होता है क्योंकि उसका बहुत सालों का अनुभव होता है, तो वो आपको मार्केट में स्टैंड नहीं होने देगा। फिर आता है लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्कर, आपके स्पेशलाइज्ड वर्कर की भी कमी रहती है, लैक का। इन स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स एंड वर्कर्स ऑफन हैव टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। अब स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, मालिक को भी और वर्कर को भी हर तरह के काम करने पड़ते हैं, ड्यू टू विच दे लेक एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अब वो इसी चक्कर में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते कि उन्हें हर तरह का छोटा बड़ा सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो। देन आता है आपका पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन, एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट जो होते हैं इनके भी सेक्शन होते हैं, सेक्शन 4 एक्ट 1932 सेक्शन है। इन पार्टनरशिप का ये मतलब है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया है तो उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से उस पर जो धारा लगेगी वो ये लगेगी सेक्शन ए, 1932 सेक्शन ए के हिसाब से। तो ये पार्टनरशिप के एक्ट हैं, लॉ हैं, ठीक है। अगर वो फ्रॉड करे आता पार्टनर उसका, या बदतमीजी करे आता उसके पार्टनर आपस में बदतमीजी करे आता एक दूसरे से, तो उसमें आपको वो एक्ट लगते हैं। तो पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, मैंने जैसे बोला था शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस करेंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये शेयर प्रॉफिट का तो रहता ही है इसमें। अब वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट होने लगता है तो पार्टनर जो है वो धोखा देना चाहता है कि मैं 60% ले लूँ या ये 40% ले, या मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाया इसने कम लगाया। तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आप बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ये फॉर्मेलिटीज़ ये सब चीज़ें बाद में आती हैं जब प्रॉफिट होता है तब, तो उसमें फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आनी चालू होती है, तो पार्टनरशिप चलती नहीं है। इसलिए ये पार्टनरशिप के एक्ट्स हैं, ये लीगल फॉर्मेलिटीज पहले ही कर ली जाती हैं जिससे कि वो बाद में उसका पार्टनर प्रॉब्लम ना दे। इन अदर वर्ड्स पार्टनरशिप बिजनेस इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन अप टू 20, 20 तक हो सकते हैं, हु शेयर द पावर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट एंड रीच्ड अमंगस्ट देमसेल्फ, ठीक है। पावर प्रॉफिट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीज़ों पे वो आपका रहता है, इनका शेयरिंग का, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर बोलें, पार्टनरशिप ओनरशिप इज रिक्वायर्ड व्हेन द एबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ अ पर्सन इज नॉट सफिशिएंट टू रन आ बिजनेस। पार्टनरशिप ओनरशिप इज जरूरत तब पड़ती है जब किसी एक बंदे में क्षमता ना हो बिजनेस को या कैपिटल इतना लगाने को, अपने सफिशिएंट पैसा लगाने के लिए कोई बिजनेस सक्सेस हो जाए। द पार्टनर्स मैनेज द बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, पार्टनर जो होता है वो मैनेज करता है बिजनेस को अपने क्षमता के अनुसार, एंड अरेंज द कैपिटल एंड शेयर
देयर रिस्क अमंग देमसेल्फ, वो रिस्क भी आपस में झेलते हैं। जब दोनों का अगर घाटा होगा, प्रॉफिट होगा, तो दोनों लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। द बिजनेस कैन बी मैनेज बाय ऑल मेंबर्स, बिजनेस जो है वो मैनेज होता है सब मेंबर्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि अगर 15 मेंबर्स हैं उसमें, और 15 मेंबर्स में 2 या 4 या 5 मेंबर्स वर्किंग में है, बाकी लोग